डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक की जो सेकेंड वेव है वो चल रही है। और हम सभी जानते हैं कि ये जो सेकेंड वेव है वो थोड़ी सी ज़्यादा घातक है, ज़्यादा खतरनाक है और डेडली भी है। इट इज़ नॉट जस्ट कंटेजियस बट डेडली टू। तो हमें इसको ध्यान में रखते हुए आ, घर पर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करनी है। तो हम जहाँ जहाँ से हमने छोड़ा था पिछली ऑफलाइन क्लास में, हमने ये देख लिया था कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच संघर्ष हुआ था। और तराइन के युद्धों में अंतिम रूप से जो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने 1192 में पराजित किया था। अब इस आ, इस बात के बाद एक नया युग आरंभ होता है। भारत का जो दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी भारत, उसमें उसके अधिकांश क्षेत्रों में, उत्तरी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में एक नया शासन शुरू होता है। ये है आ, आ, तुर्कों का। और जो तुर्कों का शासन शुरू होता है, जो कि लंबे समय से भारत का जो उत्तरी क्षेत्र था उस पर हिंदू शासकों का राज्य था, लेकिन अब इस्लामिक राज्य की शुरुआत होती है। तो इस तरह से हमने देखा, हम ये देख रहे हैं कि अब सल्तनत का आरंभ हो जाता है। और सल्तनत का आरंभ किस तरह से होता है, ये सल्तनत कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है, हम इसको आगे देखेंगे। सबसे पहले क्या है ये गुलाम वंश। ये जो गुलाम वंश की अवधारणा है वो किस तरह से होती है, ये क्या है एक्चुअली। तो गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी जिसको कहा जाता है, इसका जो काल है वो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक का माना जाता है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे इतिहासकार इस नाम से सहमत नहीं है। इस समय तक तीन राजवंशों के 9 शासक, जिनको शासक कहा जा सकता है बेसिकली, वैसे तो कई शासक हुए, 11 शासक माने जाते हैं, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत शासक कहा जाता है वो उन्होंने शासन किया। और इस वंश में तीन तरह के वंश थे इस गुलाम वंश में भी। एक तो था कुतुबी वंश जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद आया शमसी वंश जिसका संस्थापक इल्तुतमिश था। और बलबनी वंश जिसका संस्थापक बलबन था। अब इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इस वंश को मामलुक कहा है। मामलुक मामलुक का क्या मतलब होता है? मामलुक का मतलब ये होता है कि ऐसे दास जो कि स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुए थे और उनको खरीदा गया था। तो कई लोग मानते हैं, कई इतिहासकार इस अवधारणा से सहमत नजर आते हैं कि इनको मामलुक कहना उचित होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आ, जो इसका जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको जो भी कह लें, गुलाम वंश कह लें, मामलुक वंश कह लें, उसका पहला शासक था। हमने जैसा देखा कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ, उसके बाद मोहम्मद गोरी ने देखा कि अब भारतीय जो क्षेत्र है उनका प्रशासक किसको नियुक्त किया जाए, किसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो भारतीय जो प्रदेश थे उनका सूबेदार जो नियुक्त किया गया वो कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया गया। उसके बाद 1206 ईस्वी में ये लाहौर में सत्ता उसने ग्रहण की। लाहौर को ही उसने अपनी राजधानी बनाया। और ये मोहम्मद गोरी का दास था। इसको एक मोहम्मद गोरी के ही एक व्यक्ति ने खरीदा था जिसका नाम था काजी फखरुद्दीन।
ऐबक जो था उसको भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, लेकिन मलिक और सिपह सालार की उपाधि ही रखी। हालांकि इसने गुलामी से मुक्ति के लिए पत्र भेजा था 1208 ईस्वी में, और इसको गुलामी से दासत्व से मुक्त कर भी दिया गया था, लेकिन इसने वो उपाधि धारण नहीं की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो अब कई जगह ये टेक्निकल समस्या उत्पन्न होती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान माना जाए या नहीं। लेकिन अगर सही अर्थों में देखा जाए, व्यावहारिक रूप से देखा जाए, तो वो बिल्कुल सुल्तान था। उसने समस्त प्रकार के जो सुल्तान को चीज़ें प्राप्त होती हैं, लगभग लगभग केवल नाम और इन सब उपाधियों के अलावा उसके पास सारी की सारे जो पावर्स जिसको कहते हैं वो उसने उपभोग किए। इसके बाद इसने भारत में किस तरह से सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया, एक सल्तनत को बनाने का काम, फॉर्मेशन का काम इसने किया। किस तरह से किया? गोरी जब भारत से चला गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का जो दूसरा विद्रोह था उसका दमन किया। इसने क्या किया कि जो चौहान सम्राट थे, विग्रहराज चतुर्थ, उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का, एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था, लेकिन उस विद्यालय को इसने तुड़वा दिया और उसकी जगह एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। इसके बाद जो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, उसमें भी ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसके बाद 1195 में इसने अलीगढ़ को जीता और अजमेर अभियान के दौरान उसने रणथंभौर के किले को जीता। 1197 ईस्वी में इसने गुजरात की जो राजधानी थी अनिलवाड़, उसको जीता। उसके बाद उसने सिरोही और मालवा के कुछ भाग को भी जीता और बुंदेलगढ़ के शासक परमर दिदेव उसको परास्त किया। 1206 ईस्वी में उसको भारतीय साम्राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। उसने अजमेर, कन्नौज और कलिंज के खिलाफ अभियान किए और उनमें जीत भी हासिल की। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो एक अधिकारी था बख्तियार खिलजी, उसने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया। उसने उनको जीता और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, जिसमें बहुत सारी दुर्लभ पांडुलिपियां नष्ट हो गई। कल्पना कीजिए कि अगर ये पांडुलिपियां हमारे पास होती तो आज हम कितना आगे होते इन सब दृष्टियों से। उसने लखनऊ के क्षेत्र को भी जीत लिया। इसके बाद उसने क्या किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने? दरअसल मैं आपको इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसके सिमिलर 2 और व्यक्ति थे, नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन याल्दोज। तो इसने क्या किया कि ऐबक ने कूटनीतिक लाभ के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने ताजुद्दीन याल्दोज की पुत्री के साथ विवाह कर लिया और अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से कर दिया। तो ये इसकी कूटनीति थी, ये उसके संबंध सुधारने की जो नीति थी, ताकि वो जो 2 अमीर हैं वो संतुष्ट रहें। उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया। इसके बाद कुछ और चुनौतियां उसके सामने आई। अब जैसे ही गोरी की मृत्यु हुई और उसका जो उत्तराधिकारी था वहाँ पर मध्य एशिया में, सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद, तो उसने क्या किया कि गजनी का जो क्षेत्र था उस पर
ताजुद्दीन याल्दोज को अधिकार दे दिया। तो अब क्या हुआ कि ऐबक का एक प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया। हालांकि वो उसका जमाई था, लेकिन उसने ये सेंस कर लिया कि अब कभी ना कभी आक्रमण होगा ही। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सोचना सही निकला और याल्दोज ने पंजाब विजय के इरादे से गजनी से वो निकल गया। याल्दोज ने पंजाब को जीतने के इरादे से गजनी से कूच कर लिया। ऐबक ने उसकी प्रगति को रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाए, उसको रोकने के लिए ताजुद्दीन याल्दोज को उसने परास्त कर दिया और वो कोहिस्तान की तरफ भाग गया। इस सफलता से वो कुतुबुद्दीन उत्साहित हो गया और गजनी पहुंच गया और 1208 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया, गजनी पर भी। लेकिन इस विजय के पश्चात वो भोग विलास में डूब गया, रंगरेलियां बनाने लगा, ये सब कार्य करने लगा। गजनी के नागरिकों ने इस स्थिति को कुतुबुद्दीन ऐबक को भगाने का अच्छा अवसर माना। यानी कुछ नागरिक ऐसे थे जो कि नहीं चाहते थे, वो ताजुद्दीन याल्दोज के पक्षधर थे। उन्होंने ये माना कि अब ये अच्छा अवसर है, तो उन्होंने याल्दोज को बुला लिया। तो याल्दोज वापिस आ गया और कुतुबुद्दीन को गजनी छोड़ना पड़ा। ये केवल 40 दिनों के अंदर अंदर उसको गजनी वापिस से छोड़ना पड़ा। ऐबक का जो दूसरा प्रतिद्वंदी था नासिरुद्दीन कुबाचा, ये सिंध का सूबेदार था, लेकिन वो एक स्वतंत्र शासक की तरह ही व्यवहार करता था। वैसे कहने को वो एक सूबेदार था, लेकिन वो स्वतंत्र शासक की तरह ही बिहेव करता था। लेकिन ऐबक ने क्या किया कि अपनी बहन का विवाह उससे कर दिया और उसको संतुष्ट कर दिया और उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए। तो इससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए और इससे उसने अपनी जो स्थिति थी उसको बनाए रखा, नियंत्रण में रखा। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ऐबक की मृत्यु जो हुई वो 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते वक्त हुई। चौगान क्या कहलाता है? आज हम जिसको पोलो कहते हैं, घोड़े पर बैठकर जिसको खेला जाता है, तो वो घोड़े से गिर गया और उस घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई। उसको लाहौर में ही दफना दिया गया और उसकी कब्र पर एक साधारण सा मकबरा बना दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि लाहौर में ही उसने अपना जो शासक के रूप में जो अपना जिसको जीवन प्रारंभ किया था, शासक के रूप में अपनी पारी शुरू की थी और लाहौर में ही उसको दफना दिया गया। वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाया। दिल्ली को राजधानी, मतलब दिल्ली को जो उसका राजधानी बनाने का जो आ, आ, वो जो दिल्ली को राजधानी नहीं बना पाया अपने जीवन काल में। तो इस तरह से सल्तनत के सुदृढ़ीकरण का एक जो व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई। तो हम अगले जो व्यक्ति है इल्तुतमिश, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।